बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक सेकेंडरी फोर्स है, और सेकेंडरी फोर्स का मतलब होता है कि वीक फोर्स है कि स्ट्रांग, वीक फोर्स है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में कंपैरिजन की जाए तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन होती है? उसके बाद यानी सब में कमजोर से कमजोर जो फोर्स होगी वो कौन होगी? दूसरी बात कि डायपोल फोर्स से हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्ड इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ डायपोल फोर्स। पर अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को, तो हाइड्रोजन का फ्लोरीन से, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड से कंपेयर कर लें, क्योंकि नॉन मेटल्स में कम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की है और ज्यादा से ज्यादा फ्लोरीन की है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो आपका वो स्ट्रॉन्ग डायपोल इंटरेक्शन बन जाती है। तो सिर्फ इन तीन को हम क्या करते हैं, अगर हाइड्रोजन कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, डायरेक्टली बॉन्ड है हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन से, नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से, या फोन कर लो FON, फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड अगर आपको दिखाई दे तो इसका इन कंपाउंड में हाइड्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे कौन सी चार्ज लगेगी? पार्शियल पॉजिटिव। और इन एलिमेंट्स पे कौन सी चार्ज लगेगी? पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में हाइड्रोजन को इनके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड देखें तो क्या होगा कि आपका जो हाइड्रोजन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो क्या होगा? उसके साथ साथ उस कंपाउंड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी वो डायपोल फोर्स होगी, पर उसको हम कहेंगे क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ एक्सट्रीम टाइप ऑफ डायपोल फोर्स। आप इस तरह से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ डायपोल फोर्स है, ठीक है। तो किस पे हो सकती है भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखिए, आपके पास अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है, पहली बात वाटर है, उसके बाद अमोनिया है, उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड है, और फ्लोरीनेटेड एक ही कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है आपके पास? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो आपके पास अल्कोहल्स हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का डायरेक्ट बॉन्ड है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? R3 डबल बॉन्ड OH। तो अगेन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। उसके बाद किसमें होगा? अब देखें ईथर, उसके बाद अल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है। ये डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, डायरेक्टली यानी, या इस तरह से कहें कि डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देमसेल्फ या अमंग देमसेल्फ। ये खुद में यानी आपस में ईथर टू ईथर, अल्डिहाइड टू अल्डिहाइड या कीटोन टू कीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, पर वाटर के साथ बनाते हैं। किसके साथ? वाटर के साथ बनते दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। इनमें क्या होता है कि ये आपस में भी बना सकते हैं, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हर उस कोवेलेंट कंपाउंड में मिलेगा जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होगा। किसके साथ? फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, नाइट्रोजन के साथ, हर वो कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन आ जाएगा? अमाइंस, ठीक है। अमाइंस में भाई RNH2, R2NH यानी सेकेंडरी अमाइन, R3N टर्शियरी अमाइन। ये टर्शियरी अमाइन देखें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। क्या हुआ भाई?
जूम का पैकेज खत्म हो गया क्या? इस साइड ही चला है, चले देखते हैं। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? देखिए आपके पास भाई HF है, इधर लिखते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल का फ्लोरीन, ठीक है, यानी ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल है, ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल है। इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसके थ्रू ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे करें? इसकी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसकी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन वो वाला जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। और ये कौन हो सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? तीन ही हो सकते हैं, कौन कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ये देखें, मुझे बताया हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं, डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं। है क्या? डेफिनेशन की बात करें, द हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक intermolecular force between partial positively charged hydrogen of one molecule, partial positively charged hydrogen of one molecule and lone pair of electronegative atom of other molecule, atom of other molecule, दूसरे molecule, other molecule, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, रिप्रेजेंटेड बाय, इसको डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं। उसके बाद ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोनिक ब्रिज, इसको प्रोटोनिक ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है। कहां कहां पे मिलेगा? आपको डीएनए में मिलेगा, आरएनए में मिलेगा, आपको प्रोटीन्स में मिलेगा, तो काफी जगहों पे आपको जो है ये मिलेगा, ठीक है। टुकड़ा जरा मुंह के बंद करें। तो बुक क्या बताता है उसको देख लेते हैं जरा कि इन सर्टेन मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, hydrogen fluoride, ammonia, hydrogen atom is bonded to electronegative smaller size atom. They are referred as highly polar molecules in which hydrogen bear partial positive charge. यानी अगर हम इसकी बात करें वाटर की, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है स्मॉल साइज वाला, इस पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। Molecules of these substances attract each other through special type of dipole-dipole force. यानी I told you before कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है? Dipole-dipole force है, ठीक है। इंटरेक्शन नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, पर dipole-dipole force को आप हाइड्रोजन बॉन्ड कब कहोगे? जब कहाँ मिलेगी? हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इनमें अगर मिलेगी तो हम क्या कहेंगे कि डायपोल-डायपोल फोर्स है, ठीक है। इसके बाद इसकी डेफिनेशन की बात करें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट among all intermolecular forces। अगर हम intermolecular forces की बात करें तो ये सबसे स्ट्रांग होगा, सबसे स्ट्रांग होगा। अगर हम बात करते हैं कि दूसरी अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड सबसे मजबूत होगा। उसके बाद अगर कोवेलेंट बॉन्ड के बाद अगर कोई चीज आती है इंटरेक्शन में, तो वो आपकी कौन सी होगी? आयन डायपोल फोर्स।
कोवेलेंट बॉन्ड के बाद ये स्ट्रांग होगा एंड डायपोल फोर्स, ठीक है। यानी जब आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो पानी में आयनाइज होता है तो एक पॉजिटिव आयन बनेगा, दूसरा नेगेटिव आयन। तो वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो वाटर में एटम्स पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पर आयंस पे कौन सी चार्ज है, कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। तो डायपोल डायपोल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। अब लंडन डिस्पर्सन फोर्स में क्या होता है, जीरो चार्ज जीरो चार्ज। अब इसमें क्या होगा आयन डायपोल में कि कंप्लीट पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव और कंप्लीट नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। मुझे बताएं, अगर आप इसको ए बी सी डी कहते हैं, इन सब में स्ट्रांग कौन होगा, सी और डी, सी और डी, ठीक है। सी और डी स्ट्रांग फॉलोड बाय ए एंड सबसे वीक कौन होगा, लंडन डिस्पर्सन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट 5 to 10% होती है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। यानी अगर कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए, कितनी चाहिए, 5 to 10, ठीक है बेटा। चले इसको सेव करते हैं। उसके बाद क्या चीज है, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशंस कौन सी हैं? देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मॉलिक्यूल्स में आपस में बाइंड करने की एबिलिटी को बढ़ाएगा। अब वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करती हैं, उन पे यह असरअंदाज होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कोई स्ट्रांग होती है, कोई वीक होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी, कुछ क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो स्ट्रांग होंगी, वो ज्यादा बढ़ेंगी, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो क्या होंगी, कम होगी। एक दो एग्जांपल बढ़ने वाले दे दे भाई। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी, यस बढ़ेगी। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, यस बढ़ेगी। विस्कोसिटी बढ़ेगी, यस बढ़ेगी। सरफेस टेंशन बढ़ेगा, यस बढ़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ेगा, नहीं कम होगा, क्योंकि इनवर्सली तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा, ठीक है। फ्लूइडिटी कम होगी, ठीक है, यानी बहने की जो रफ्तार है। तो इसी तरह से कुछ प्रॉपर्टीज कम होंगी, कुछ ज्यादा होंगी। अब इसकी फर्दर क्या है, तो इन मेनी एस्पेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड important for life on earth in wide range of applications, essential chemical process. For example, the water is essential need of human being. It is not only used for drinking but various other purpose. भाई कौन से other purpose हैं? It exists in liquid state at ordinary temperature rather than a gas due to presence of hydrogen bond. कि अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती, अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता, सॉरी वाटर क्या होता, वाटर गैस होता। वाटर क्या होता, गैस होता। तो ये चीज आपको समझनी है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, वाटर में डायपोल डायपोल फोर्स होती या लंडन डिस्पर्सन फोर्स होती, तो आपका जो वाटर है या के तौर पर, तो वाटर जो है आपका वो क्या होता, गैस होता है। देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की होती है, उसी ग्रुप का एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है, जो पैकेज ग्रोथ हुआ था ईयरली, या आईडी चेंज किया तो 40 मिनट मीटिंग शो तो देखा मैसेज आया कभी, चलो कोई देखी तो मोबाइल पे शो बंद थे तो
आवाज आ रहा है बेटा? आवाज कमिंग टू यू? आवाज कमिंग? ओके, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है पर वाटर लिक्विड होता है। ओनली रीजन फॉर बीइंग गैस एंड लिक्विड इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जितनी अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी? वीक होगी। जितनी अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी? वीक होगी, उतना गैस होगा। अगर स्ट्रांग होगी तो लिक्विड होगा, और स्ट्रांग होती तो फिर सॉलिड होगा। ठीक है बेटा? अच्छा, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी में आते हैं कि मैक्रो बायोमॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो एसिड के बने होते हैं। तो अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक। हाँ भाई, आप कर दिया है ना? अभी भी है क्या? माइक ऑफ है ना? ओके, ठीक है बेटा। तो प्रोटीन अमीनो एसिड के एक अमीनो ग्रुप है NH2 ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो हमने पीछे पढ़ा कि अमाइंस में और कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है। अब प्रोटीन की जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ कौन सी लिंकेज होती है? बल्कि सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरी डायपोल फोर्स होती है। टर्शरी में आपका कोई डाइसल्फाइड लिंकेज वगैरह आ जाएंगे और उसकी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, तो प्रोटीन्स में आपको ये मिलेगा। अब डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो भी उसका जो प्रॉपर शेप आता है, वो जो हेलिकल शेप आता है, वो ओनली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। आपने बेस पेयर पढ़ा होगा कि भाई के थायमिन यूरासिल से, या जो भी आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन से जो नाइट्रोजनस बेस है, कौन कौन किसके साथ पेयर बनाएगा, वो पेयर किसके साथ, किस लिंकेज के थ्रू बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ठीक है। ATC play vital role in the life. Hydrogen bond hold their chain particular sequence के, उनमें जो particular sequence आता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आता है। अब ये जो सोप का जो क्लीनिंग एक्शन होता है, डिटर्जेंट का, सोप और डिटर्जेंट क्या है कि एनी सब्सटेंस विच इंक्रीज क्लीनिंग एक्शन ऑफ वाटर। ऐसा कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जो वाटर का क्लीनिंग एक्शन इंप्रूव करे, सच आपके पास डिटर्जेंट है या सोप है, तो दोनों पानी में जब जाएंगे तो पानी में चिपचिपाहट बढ़ जाती है, यानी पानी की जो कोहेसिव फोर्स है वो कम हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। एडिसिव फोर्स बढ़ जाएगी, चिपचिपाहट बढ़ जाएगी। ताकि पानी का क्लीनिंग एक्शन कब बढ़ेगा? जब वो डर्ट के साथ चिपकने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सर्फ में या डिटर्जेंट में सर्फेक्टेंट ऐड होते हैं। सर्फेक्टेंट का काम होता है कि वाटर की कोहेसिव फोर्स को कम करना, एडिसिव फोर्स को बढ़ाना, ताकि डर्ट और डिटर्जेंट वाटर के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाए, तो डर्ट को वो खींच के बाहर निकाले ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो इसमें भी आपका जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का जो है क्या होता है कि क्लीनिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द पोलर पार्ट ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए सोप का और डिटर्जेंट का जो पोलर पार्ट होगा, देखिए डिटर्जेंट हो कि सोप हो, दोनों में एक हाइड्रोफोबिक चेन होती है जो हाइड्रोकार्बन की बनी होती है, दूसरा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। अब अगर सोप की बात करें तो वो ऑलवेज कार्बोऑक्सिलेट ग्रुप होगा, क्योंकि सोप जो है वो फैटी एसिड से बनता है। सोप किससे बनता है? तो फैटी एसिड में जो नेगेटिव साइड आएगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगी, COO माइनस जो है ये ग्रुप हो गया। पर डिटर्जेंट में कोई भी हो सकता है, आपका OH आइन हो सकता है, आपका सल्फोनेट आइन हो सकता है, आपका क्वाटरनरी अमाइन हो सकता है, कोई भी नेगेटिव पार्ट हो सकता है। तो उनके दरमियान और वाटर के दरमियान क्या बढ़ेगी? एडिसिव फोर्स जो है वो बढ़ेगी, इस वजह से आपका डिटर्जेंट काम कर पाएगा। अब पेंट्स आर विस्कस मटेरियल, they are easily form smooth layer on surface. The adhesive action of paint is due to hydrogen bonding. अब क्या होता है कि जब आप कोई भी पेंट करना चाहते हैं तो पेंट में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है पिगमेंट, जो कि आपको कलर कौन सा देना है वो पिगमेंट डिसाइड करेगा। उसके बाद दूसरी होती है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट नॉर्मली हम ऑर्गेनिक ऑयल, फाइन ऑयल वगैरह यूज करते हैं, टर्पेंटाइल ऑयल। ठीक है। तीसरा होता है बाइंडर। बाइंडर का काम होता है कि चिपकाना। इस बाइंडर में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या करता है? दीवार के साथ चिपकता है। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या चीज है? उसके बाद
उसके बाद क्या चीज है भाई? हेलो, चलो भाई। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि जो फैब्रिक क्लॉथ हैं, अब देखिए कपड़ों के टाइप है। एक होते हैं कॉटन। कॉटन क्लॉथ में क्या होता है आपका, क्या होता है? सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज जो है ग्लूकोज का बना हुआ है। ग्लूकोज में OH रिंग में होते हैं। अब सेल्यूलोज में 1,4 लिंकेज होती है, तो 1 वाला OH गया, 4 वाला भी गया, ठीक है। बाकी तो बच गए ना, 2 वाला, 3 वाला, 5 वाला, 6 वाला, ठीक है। अब ये जो OH बचे हुए हैं, ये क्या बनाएंगे? दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, दूसरी चेन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो क्लास में भी आपको पॉलिस्टर क्लास है। अगर पॉलिस्टर क्लास में क्या होता है कि आपका एडिपिक एसिड होता है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, और एडिपिक एसिड उसमें ईस्टर लिंकेज होती है। अब ईस्टर खुद में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, बस पानी के साथ बना सकते हैं। तो कुछ कपड़ों में जो फैब्रिक हैं, सच एज कॉटन क्लॉथ, तो वो जो है आपको उनमें ये हो सकती है। तो फैब्रिक क्लॉथ मेड अप ऑफ फाइबर सच एज सिल्क, पॉलिस्टर, नायलॉन। इनमें द रिजिडिटी, अब इनका काम क्या होता है? टेंसाइल एक टर्म है जो मजबूती के लिए यूज होती है। क्रिएट्स डेवलपमेंट बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, के इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। चलिए भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड की ये कुछ एप्लीकेशन दी हुई थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड आपको कहाँ मिलेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। हाई स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट किसको कहते हैं? कि किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए किसी भी कंपाउंड से 1 ग्राम को का जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करें। अगर 1 मोल है तो उसको मोलर स्पेसिफिक हीट कहेंगे। अगर 1 ग्राम है तो फिर खाली स्पेसिफिक हीट कहेंगे, ठीक है। तो द स्पेसिफिक हीट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर डज नॉट वार्म और कूल रैपिडली। अब अगर किसी की स्पेसिफिक हीट कम होगी तो वो जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। पर वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, इस वजह से वाटर ना जल्दी क्या होगा, कूल होगा, ना वाटर जल्दी क्या होगा, गर्म होगा। तो उसकी जगह पे अगर आपके पास कोई मेटल की चीज है, अब मेटल की चीज को बाहर धूप में रख लेते हो तो रिजल्ट क्या होगा? जल्दी गर्म हो जाएगा। और ठंडा भी अगर कम टेम्परेचर पे रखोगे ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। पर पानी इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, या उसकी स्पेसिफिक हीट इतनी कम नहीं है कि वो जल्दी ठंडा या गर्म हो सके, वो थोड़ा टाइम लेता है। इसी रीजन की वजह से जो आपके मेरीन एनिमल्स हैं जो वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे कि भाई हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हैज मार्क्ड इफेक्ट ऑन द वेदर, कि वेदर में जो आपकी वेदर चेंज होती है वो भी इसी स्पेसिफिक हीट की वजह से होती है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडरेटिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, कि अर्थ के टेम्परेचर को जो है मॉडरेट करने में भी वाटर की स्पेसिफिक हीट का रोल होता है। तो अभी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो भाई समुद्री इलाकों में जो है वो दिन ठंडा रात गर्म की होती है, या डेजर्ट एरियाज में जो है क्या होता है कि दिन बहुत गर्म हो जाता है तो रात बहुत ठंडी हो जाती है। तो क्यों होती है? वो भी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो आगे पढ़ते हैं। हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड स्टोर्ड एट डे टाइम व्हाइल सनशाइन बट रिलीज एट नाइट। कि कहाँ पे होगा ये? इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ऑन द अर्थ सरफेस। हीट जो है वाटर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और खुद में स्टोर करेगा। और क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है? गर्म हुआ है हीट एब्जॉर्ब करके, तो ठंडा भी क्या होगा? तो एट द नाइट वो क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा, ठीक है। अच्छा, दिस इज व्हाई द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरियाज यानी समुद्री इलाकों का यूजुअली रिमेन मॉडरेट थ्रू आउट द डे, क्योंकि समुद्र का पानी क्या करता रहेगा? पूरा दिन हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा।
तो डे टाइम में वो क्या होंगे, ठंडे होंगे। डे टाइम में उनका टेम्परेचर ठंडे नहीं तो मॉडरेट होगा, नॉर्मल होगा। तो कराची में कभी भी हमारे जितनी गर्मी नहीं पड़ती। अगर हमारे जितनी गर्मी पड़े तो वहाँ शायद सर्वाइवल मुश्किल हो जाए, क्योंकि वहाँ पे हवा में नमी बहुत होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वो गर्मी जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। तो वहाँ अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी किसी दिन हो जाता है तो काफ़ी कैजुअलिटीज हो जाती हैं। तो हम तो आदी हैं, हमारा टेम्परेचर तो 50 तक ऑलमोस्ट जाता रहता है, फिर छू के वापस आ जाता है। तो ऑन अदर हैंड टेम्परेचर इन डिजर्ट एरियाज यूजुअली शूट अप एट द डे टाइम एंड फॉल्स स्टिफली एट द नाइट। अब क्योंकि उनका जो आपकी रॉक्स हैं या जो आपका डिजर्ट एरिया है उनकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, तो क्या होते हैं कि दिन के टाइम जल्दी हीट एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाते हैं, और रात को क्या करेंगे, देर से हीट रिलीज करेंगे, आहिस्ता या जल्दी करेंगे, तो रात वहां ठंडी हो जाए। तो कोस्टल एरियाज में क्या है कि आपका जो एनर्जी रिजर्वायर है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो कौन है, वाटर है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या ज्यादा है, तो वो स्लोली हीट एब्जॉर्ब करेगा तो स्लोली रिलीज करेगा। पर डेजर्ट एरियाज और पहाड़ी इलाकों में क्या हो रहा है कि पहाड़ों की जो मिट्टी है या जो सैंड है, डेजर्ट सैंड है, उसकी स्पेसिफिक हीट कम है, तो वो आहिस्ता नहीं, वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब करेगा, बिल्कुल गर्म हो जाएगा दिन के टाइम और पूरा दिन गर्म रहेगा। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होगा तो वो बिल्कुल जल्दी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, यानी रात को क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। ये पैराग्राफ समझ आ गया आपको, आहिस्ते वाले फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा ये बात समझ आ गई, ये वाली जल्दी बताएं। ओके चलिए बेटा, चलिए इसको भी सेव करते हैं। अब क्या चीज है कि हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कि भाई बॉइलिंग पॉइंट वाटर की ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, या हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इज मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो भाई each water molecule consists of 2 polar hydrogen atom, 1 oxygen atom with 2 non-bonded pair, या जिसको आप लोन पेयर कह सकते हैं। तो हर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ सराउंडेड होता है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइड्रोजन एटम। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन का। तो टोटल एक हाइड्रोजन जो है वो 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से, सॉरी एक वाटर मॉलिक्यूल 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से क्या होगा, सराउंडेड होगा। Thus a water molecule can form maximum of 4 hydrogen bonds in 3 dimensional shape। यानी जब आप वाटर को आइस में कन्वर्ट करोगे और उसमें जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगी, क्रिस्टल लेटाइस बनेगा, उसमें हर वाटर मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल से बंधा होगा, बताएं कैसे होगा, 2 हाइड्रोजन के थ्रू, 2 लोन पेयर के थ्रू, 2 लोन पेयर, ठीक है। चलिए भाई इसके बाद क्या है, hence extra energy is required for breaking। अब हमने देखा कि पहली बात कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है जिसकी एनर्जी कितनी होती है, 5 to 10 किलोजूल पर मोल। अब 4 हाइड्रोजन बॉन्ड की कितनी एनर्जी हो गई, 20 से 40 हो गई, 20 से लेके 40 किलोजूल हो गई। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी 100 किलोजूल थी, ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल को 4 दूसरे से सेपरेट करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, 20 to 40 किलोजूल। तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इस वजह से वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्या है कि hence extra energy required for breaking hydrogen bond, that is why water boils at higher temperature of 100 डिग्री सेंटीग्रेड as compared to the most of other liquid। अब देखिए एसीटोन है, वाटर से मास भी ज्यादा है, पोलर भी है, डायपोल फोर्स है, बॉइलिंग पॉइंट जस्ट 56 है, पर वाटर का मास भी इससे कम है, उसके बावजूद इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, 100। अब इथाइल अल्कोहल, उसका मास इससे कम है, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, इसमें 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, इसका मास ज्यादा है, फिर भी इथाइल अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट कितनी, 70 है। मिथाइल अल्कोहल में 1 अल्कोहल है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी, 64.7। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कुछ ज्यादा ही असरअंदाज होता है। तो
हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा स्ट्रांग होगा, फ्लोरीन वाला। दूसरे नंबर पे कौन सा स्ट्रांग होगा, ऑक्सीजन वाला। तीसरे नंबर पे अब आप जस्टिफाई कैसे करेंगे कि अमोनिया गैस है, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी गैस है, पर आपका वाटर जो है वो लिक्विड होता है। देखें, एक पहली बात बुक में यही लाइन लिखी है कि मोर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो उसका एक ही लोन पेयर कहें या एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो वो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और पुराने बुक में ये स्ट्रेंथ लिखी हुई थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन फ्लोराइड मैक्सिमम 41.8 किलोजूल पर मोल स्ट्रेंथ का हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। वाटर जो है वो 28.4 का, ठीक है। और अमोनिया जो है इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 8.4 का। तो अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो 3 का कितना होगा, 32। ये अगर अज्यूम करें 2 बनाता है, जैसे 4 बनाता है, अगर 2 ही बनाता है तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 56। इसकी एनर्जी कितनी है, 41, एक बनाता है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे उतना आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, स्ट्रांग होगी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भाई एटम के बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज क्वाइट लोअर बिकॉज फ्लोरीन कैन मेक लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एज कंपेयर टू आपका कौन सा, नेबरिंग मॉलिक्यूल, एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर की डेंसिटी क्यों ज्यादा होती है, अब डेंसिटी का वही रीजन है कि जितनी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगी, पार्टिकल क्लोज होंगे, दूर होंगे, क्लोज होंगे तो वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम से डेंसिटी क्या है, इनवर्सली डेंसिटी ज्यादा होगी। पर बुक क्या कहता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम, वही बात है। अब डेंसिटी की इक्वेशन क्या है, D इज इक्वल टू m/g। तो भाई मास तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किसी भी अदर लिक्विड से कंपेयर करें जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, तो फिर क्या होगा, तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ठीक है, सिंस डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, द डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, अब इस बुक में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर की ये डेंसिटी नहीं है, ये डेंसिटी होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर अपनी मैक्सिमम डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहें या पर मिली क्यूब कहें, तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे शो करेगा। आप 4 से 0 पे जाओगे या 4 से अबव जाओगे, वाटर की डेंसिटी 1 से कम होगी। इस वजह से आइस जो है वो वाटर पे फ्लोट करती है, क्योंकि आइस की डेंसिटी जो है वो क्या होती है, कम होती है, कम होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हाई विस्कोसिटी ऑफ वाटर। अब विस्कोसिटी क्या चीज है कि भाई लिक्विड को फ्लो करने में रुकावट कितनी है। अब लिक्विड को फ्लो करने में कितनी रुकावट होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। अब जितनी अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होगी, जितनी अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होगी, तो नियर बाय मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रुकावट डालेंगे या कहेंगे भाग अर्जुन भाग, जल्दी जाओ, क्या कहेंगे, रुक अर्जुन रुक कहेंगे, ना जा इधर ही मर, ठीक है। तो भाई इजिली वही लिक्विड फ्लो करेगा, इजिली वही लिक्विड फ्लो करेगा जिन पे दूसरे मॉलिक्यूल्स की पकड़ क्या होगी, वीक होगी, ठीक है। तो इनमें क्या है, तो रुकावट ज्यादा है, तो रुकावट की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, द इंटरनल रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। अब यही अट्रैक्टिव फोर्स ही तो होती है जो रुकावट डालती है। अमंग देयर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, सिंस वाटर possess multiple hydrogen bonds, 3-dimensional space, its molecules are quite close together. This led to high viscosity as compared to other molecules. High surface tension, अब surface tension क्या होता है, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। देखें लिक्विड मॉलिक्यूल में क्या होता है भाई, कि लिक्विड मॉलिक्यूल का जो सरफेस होता है वो खाली होता है। अब ये अज्यूम करेंगे सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल को डाउनवर्ड मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे, पर अपवर्ड अटैक करने वाला कोई नहीं, ठीक है। तो करंट को सिर्फ अर्जुन नीचे खींच रहा है, ऊपर खींचने वाला कोई नहीं है। तो ये जो फोर्स है, ये
how much force per unit length is applied on the surface molecule, या by what force per unit length the molecules of surface are attracted downward. ये मॉलिक्यूल कितनी फोर्स से डाउनवर्ड नीचे खींच रहे हैं, अब किस पे डिपेंड करता है, अट्रैक्टिव फोर्स पे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है कि वीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होना चाहिए, यानी इनवर्ड पुल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो भाई हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज ड्यू टू स्ट्रांग कोएक्सियल फोर्स, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आखिरी बात है एनामोलस और एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, कि वाटर एबनॉर्मली बिहेव क्यों करता है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये आइस की है, किसकी स्ट्रक्चर है, आई थिंक ये आइस की है और ये लिक्विड वाटर की है। तो आपको क्लोजनेस कहाँ चाहिए, ये आइस में या लिक्विड वाटर में। देखिए ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और इसमें देखिए कुछ गैप्स हैं, कुछ गैप्स हैं, पर जैसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा तो इस गैप में ये मॉलिक्यूल समा जाएगा। तो ये जो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल इधर आके अंदर थोड़ा कम स्पेस क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। अब ये सिर्फ वाटर में होता है, ये सिर्फ एबनॉर्मल बिहेवियर किसमें होता है, वाटर में। वाटर में अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर इस तरह से होगा आइस की फॉर्म में। एक मिनट पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर लीड्स टू सम अनयूजुअल यूनिक बिहेवियर व्हिच इज सीन इन डेली लाइफ। इट शोज हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी खुद कह रहा है। तो ये जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी होगी वो सिर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। Below this temperature, the volume increases instead of decreases. This anomalous behavior can attributed by the arrangement of hydrogen bonding in water molecules. ठीक है, अब इससे होता क्या है, तो भाई आप मेरीन लाइफ में चले जाओ, आप एंटार्क्टिका में हो जहाँ का टेम्परेचर -50 के लगभग एवरेज होता है, उससे थोड़ा बढ़ भी जाता है, उससे थोड़ा कम भी हो जाता है। तो बर्फ जमना शुरू होगी, तो बर्फ का वॉल्यूम क्या होता है भाई, ज्यादा होता है। तो बर्फ नीचे से जमेगी या जैसे ही जमना शुरू होगी तो ऊपर आ जाएगी, ऊपर एक ब्लैंकेट बन जाएगा। यानी लिक्विड वाटर के ऊपर जैसे ही टेम्परेचर 0 से फॉल करेगा तो जो लिक्विड वाटर है, जो रुका हुआ पानी है, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट बन जाएगा, किसका, आइस का, एक थिक लेयर बन जाएगा। और आइस जो एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर होता है। तो अब बाहर माइनस में कितना भी टेम्परेचर हो जाए तो ऊपर एक इंसुलेटेड लेयर आ गया। वो आइस का लेयर जो है वो अंदर वाले वाटर को जो ट्रैप है उसको क्या नहीं होने देगा, उसको फर्दर फ्रीज नहीं होने देगा। यानी आपका अनफ्रोजन ही रहेगा वाटर, वो 6 माह तक जो है अनफ्रोजन रह सकता है। यानी 6 माह तक, क्योंकि ये एप्लीकेशन भी किस वजह से है, वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से, कि वो आहिस्ता आहिस्ता हीट एब्जॉर्ब करेगा। पर जो आइस है वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, तो वो क्या करेगा कि वो एनर्जी अंदर वाली बाहर नहीं आएगी। नॉर्मली क्या होगा कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी अंदर वाले पानी की हीट बाहर जानी चाहिए, बाहर क्योंकि टेम्परेचर माइनस में है। पर हो क्या रहा है, वो जो आइस है इंसुलेटर लेयर के तौर पे काम कर रहा है, तो वो उस हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा, तो हीट अंदर ही रहेगी। तो इस वजह से क्या होगा, वाटर ही रहेगा और मेरीन एनिमल्स उसमें सर्वाइव करेंगे। तो ये सिर्फ इसके एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से। अगर ये फ्रीज इस तरह से होता, इसकी डेंसिटी कम हो जाती, तो बर्फ जो है आपकी नीचे से जमना शुरू होती, फिर ऊपर तक बर्फ ही बर्फ होती है और मेरीन एनिमल्स जो है उसमें दब के मर जाए। ठीक है, तो इसको भी सेव करते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आगे बुक एक्सप्लेन क्या कर रहा है इसको भी पढ़ लें जरा, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर अबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेम्पररी ड्यू टू हाई थर्मल एनर्जी, और thus water molecules can easily break their hydrogen bond and quickly reform new hydrogen bonding with some other molecules। अब ये बात कर रहा है कि जब जो सॉलिड आइस होती है, जब उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि वो जो उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर थी जिसमें थोड़े थोड़े गैप थे, ज्यादा वॉल्यूम था, वो बांध क्या होंगे, टूटना शुरू होंगे, तो नए हाइड्रोजन बांध बनेंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल दूर क्यों रहे, क्योंकि आइस में तो वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यानी उसको एक 3 डायमेंशनल शेप एक्वायर करना था,
तो लिक्विड वाटर में थ्री डायमेंशनल की नीड है क्या, या लिक्विड कोई थ्री डायमेंशनली अरेंज करता है क्या खुद को? नहीं। तो जैसे ही उनमें रैंडम अरेंजमेंट होगी उसका वॉल्यूम खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या चाहिए कि व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट रीअरेंजिंग देमसेल्व्स बाय लाइनिंग अप इन सच अ मैनर दैट ईच वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म अप टू अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यानी जब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम करेंगे, अगर आप 4 से ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, मेल्टिंग स्टार्ट होगी। मेल्टिंग तो 0 से ही हो जाती है, 4 पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। अब जैसे ही आप 4 से टेम्परेचर बढ़ाओगे और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे और वो जो क्रिस्टलाइन गैप्स हैं वो फिल होते जाएंगे लिक्विड वाटर से, और वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होगा, पर ड्यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट इसके बाद कम नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप 4 से 0 तक जाते हैं, 4 से 0 तक जाते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जहां पे मैक्सिमम डेंसिटी है। अब वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के 4 डिग्री पे बहुत ही क्लोज है। अब जब वो थ्री डायमेंशनली एक दूसरे को अरेंज करने जाएंगे तो क्या होगा कि वो गैप मेंटेन करेंगे या उसी तरह से क्लोज रहेंगे? गैप मेंटेन करेंगे, थ्री डायमेंशनली अरेंज होंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ टोटल मैक्सिमम 4 वाटर मॉलिक्यूल कनेक्ट हो सकते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा चिपके हुए थे या एक्स्ट्रा उसके नजदीक थे वो दूर हो जाएंगे। इस वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कभी भी आप अगर बर्फ में, फ्रिज में ये कटोरा रखते हैं पानी वाला, पानी इतना होता है, बर्फ इस तरह से बनती है, थोड़ा सा उसका बीज जो है वो ऊपर चला जाता है। आगे क्या है भाई, कि hydrogen result in freezing of water into ice in the form of ice water molecules are arranged in more regular hexagonal pattern के hexagonal rings बनेंगी। अच्छा, उसके बाद वॉल्यूम जो है आइस का 10% ज्यादा होता है। यानी अगर आप 500 मिलीलीटर पानी रखते हैं तो बर्फ कितनी जमेगी, 550 मिलीलीटर। थोड़ा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी 10% जो है उसमें क्या आएगा। ठीक है, बदलाव। तो लंदन डिस्कशन फोर्स हमने कर लिया। उसके बाद क्या है, अब लिक्विड की एक और प्रॉपर्टी है। देखिए, लिक्विड मॉलिक्यूल, कोई भी लिक्विड है, कंटेनर में पड़ा हुआ, कंटेनर में क्या होगा कि ये सरफेस मॉलिक्यूल। अब हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या पढ़ा था कि लिक्विड मॉलिक्यूल मूव करते हैं कि रुके हुए होते हैं। अज्यूम करें कि भाई एक लिक्विड मॉलिक्यूल ने इसको हिट किया पर थोड़ी कम फोर्स से, तो ये इतना ऊपर आया और इन्होंने बुला लिया, ना जा दूसरी मरतबा नहीं मारेंगे। तो थोड़ा कम स्पीड से हिट किया तो थोड़ा ऊपर गया, पर दूसरों ने खींच लिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल को, वाटर मॉलिक्यूल को एक जोर से क्यारी वाला थप्पड़ लगाया। ठीक है, तो ये क्या करता है, इधर पहुंचा। अब जब ये इधर आ गया तो इन्होंने बहुत बुलाया गया, भाई ना जा बेटा, कोई बात नहीं, होता रहता है, एक थप्पड़ी तो लगा। तो इनकी एक्सेस से दूर है, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वेपर है, क्योंकि अकेला मॉलिक्यूल हमेशा क्या होता है, गैस होता है। तो इस तरह से सरफेस के मॉलिक्यूल को नीचे वाले मॉलिक्यूल जैसे ही फास्टली कोलाइड करेंगे तो सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल उड़ते जाते हैं। इस उड़नछू को क्या कहते हैं, एवापोरेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि एट एनी गिवन टेम्परेचर, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे सर्टेन नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड possess sufficient kinetic energy to escape from the surface. This process is called evaporation. कि भाई खुद ब खुद हम कुछ नहीं करेंगे, हम इवन फूका तक नहीं देंगे, फिर भी जो है लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस से ऊपर उड़ते रहेंगे। उड़ के कहाँ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में जाएंगे। तो बनेगा क्या, तो लिक्विड से वेपर बनेंगे। तो अ प्रोसेस और स्पॉन्टेनियस कहेंगे हम, खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर। कि लिक्विड खुद ब खुद अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो विदाउट हीटिंग, हम कुछ ना करें, हम हीट ना दें, एटमॉस्फेयर से लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करके क्या हो जाए, खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाए। तो उसको हम क्या कहेंगे, एवापोरेशन कहेंगे। मुझे ये बताएं, गर्मियों में एवापोरेशन ज्यादा होगी कि सर्दियों में, या दोनों में सेम होगी? ठीक है, रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ता है। देखिए, दो टर्म है, एक होती है वेपोराइजेशन, दूसरी होती है एवापोरेशन।
फर्क क्या है? एवापोरेशन जो है, एवापोरेशन खुद ब खुद होती है, हम हीट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो वेपोराइजेशन होती है कि अगर आप भाई आपको फॉर एग्जाम्पल कोई लेबोरेटरी में केमिकल बना रहे हैं, ठीक है, आपके पास साल्ट बनाए पर वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो अब आप क्या करोगे? आपको आज ही प्रैक्टिकल करना है, तो आप क्या करोगे? छत पे रख के आओगे कि भाई उठता जाए पानी, आप उसको क्या करोगे? गर्म करो, पानी निकल जाएगा, नमक मिल जाएगा, तो ये वेपोराइजेशन है। पर अगर आपने समंदर का पानी लिया है, ठीक है, तो आपने जाते कौन दो बाबा हाँ जी, केड़ी गाल कर रहे थे हम? अब समंदर के पानी से आप नमक निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब नमक उसमें होता है 2 से 3%, 3% होता है नमक, और चीजें भी होती है। तो अब आप उसमें यानी वो इतना सा समंदर का पानी अगर आप उसको हीट करना शुरू करेंगे तो खर्चा कितना आएगा? नमक तो इतना नहीं निकलेगा। अब आप क्या करोगे? यू विल गो फॉर द सोलर इवेपोरेशन। आप उसको ऐसे ही रख देंगे, सरफेस एरिया बढ़ा ले थोड़ा, तो पानी उड़ता जाएगा, नमक आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। फिर सेपरेटिंग टेक्निक यूज करके आप सेपरेट कर लो, ठीक है। पर अगर आप गर्म करने पे जाते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि नमक बहुत कम है, पानी बहुत ज्यादा है, तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि इवापोरेशन करनी है कि वेपोराइजेशन करनी है, ये डिपेंडिंग अपॉन द बेनिफिट कि हम किस लिए यूज कर रहे हैं। तो भाई इवापोरेशन की बात करें तो लिक्विड अपने वेपर्स में कन्वर्ट होता है, पर खुद ब खुद, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प कह लें या एक्सटर्नल हीट कह लें, कि आप हीट नहीं करेंगे, लिक्विड खुद ब खुद क्या हो जाए? उड़ जाए। जैसे बरसात आती है, आपको पता है कि जब ज्यादा बरसात आती है तो ज्यादा पानी आता है, अगर थोड़ी आती है तो थोड़ा आता है। जब ज्यादा बरसात आती है तो गलियों में पानी भर जाता है। अब वो गलियों का पानी जो है वो ज्यादातर खुद ब खुद कुछ जो निकलना होता है वो निकल जाता है, जो धरती ने एब्जॉर्ब करना होता है वो भी कर लेती है। तो बकाया जो 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, हफ्ता खड़ा होता है, वो कहाँ जाता है? वो इवापोरेट है। वो क्या होता है? इवापोरेट। तो इसी को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा।